हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया था। इसके अलावा विज्ञान के अलावा यानी आपको किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पढ़ना हो तो 2023 से 2016 तक के सभी विषय के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है। पहले बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य का भी मात्रक और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, नासा का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है बेंगलुरु, सी है यूरोपीय संघ और डी है वाशिंगटन डीसी। इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, वाशिंगटन डीसी। प्रश्न के तीसरा है, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जिसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो निष्क्रिय गैस होगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है यही सही आंसर है। इसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका अष्टक पूरा है। तो उसी को, जिसका अष्टक पूरा होता है उसको निष्क्रिय गैस कहते हैं, वो किसी से क्रिया नहीं करता है। तो यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न के 4, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, बी और सी होते हैं। इसमें देखिए बी और सी में किस ऑप्शन में दिया है, क्या सी में, डी में दिया हुआ है विटामिन सी। तो यही सही आंसर होगा। बी सी को छोड़ के ए डी ई के बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न के 5, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है ये पुनर्निर्मित नहीं होती, बी है इनमें केंद्रक नहीं होता है। ऐसा नहीं है, केंद्रक होता है। यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, देखिए फिगर इसका, इसमें केंद्रक बीच में है ना, यहाँ केंद्रक लिखा हुआ भी है, तो ये इसमें केंद्रक होता है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी है, इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है। ऐसा नहीं है, उम्र के साथ नहीं बढ़ती है। डी है, इनका आकार अनिश्चित होता है। तो यहाँ पे अनिश्चित नहीं है, एक निश्चित आकार दिया हुआ है। यही जो होता है तंत्रिका कोशिकाओं का, यही आकार हमेशा यही रहता है, तो अनिश्चित नहीं होता है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। बाकी ऑप्शन ए है, ये पुनर्निर्मित नहीं होती, तो यही सही आंसर होगा, क्योंकि ये सच है कि जो तंत्रिका कोशिकाएं पुनः निर्मित नहीं होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 6, जो कि अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो अति लघुत्तरी में जितना पूछेगा बस आंसर उतना ही देंगे, बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें समय नहीं रहता है और एक ही नंबर का ये प्रश्न पूछे जाते हैं, एक नंबर के अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं। तो लिखेंगे आंसर इसका, यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और दूसरा स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। प्रश्न के 7 है, सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम क्रमशः है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह ही माने गए हैं। पहले 9 ग्रह थे, बाद में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो अत्यंत छोटा है और वो किसी दूसरे ग्रहों के भी कक्षा को काटता है। ग्रहों का परिभाषा होता है कि वो अपने एक दूसरे की कक्षाओं को नहीं काटती हैं। जैसे बीच में सेंटर में सूर्य है, तो ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं, टच नहीं करती हैं। तो जो प्लूटो था तो ऐसे आके किसी अन्य जो ग्रहों के कक्षा को टच कर रहा था, काट रहा था, तो इसीलिए उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 8, न्यूट्रॉनों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका आंसर है, न्यूट्रॉनों की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। प्रश्न क्या 9 है, जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। उत्तर, जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम हैं हैजा, मियादी बुखार, जिसको मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं। प्रश्न क्या 10 है, इसके बाद वनस्पति कोशिकाओं एवं प्राणी कोशिकाओं में 2 अंतर लिखिए। यहाँ पे प्राणी कोशिकाओं का अर्थ है जंतु कोशिका, वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिकाओं में 2 अंतर लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, वनस्पति कोशिकाओं और प्राणी कोशिकाओं में 2 अंतर, जिसमें पहला अंतर है कोशिका भित्ति। कोशिका की भित्ति के रूप में इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसमें लिखा हुआ है, वनस्पति कोशिका में एक कठोर और निश्चित आकार वाली कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज से बनी होती है, और प्राणी यानी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, केवल एक पतली और लचीली कोशिका कला होती है। और दूसरा अंतर है प्लास्टिड के रूप में। प्लास्टिड के रूप में इन दोनों में क्या अंतर होता है, वनस्पति कोशिकाओं में प्लास्टिड होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण और अन्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि प्राणी यानी जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होते हैं। तो ये 2 अंतर हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 11,
समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। समस्थानिक यानी यहाँ पे नाम से समस्थानिक यानी उनका स्थान समान होगा, परमाणु क्रमांक समान होगा। जब परमाणु क्रमांक समान होगा तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें समान होगी। परमाणु क्रमांक के बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ही प्रोटॉनों की भी संख्या होती है। तो यानी जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी और परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा, यानी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा, तो उसको समस्थानिक कहते हैं। इसका बाकी दिया हुआ है आंसर में, देखते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या यानी वही क्रमांक समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। दूसरे शब्दों में समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, तो उसको कहते हैं समस्थानिक। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन में समस्थानिक। तो हाइड्रोजन में प्रोटियम होता है 1H1, यानी इसमें जहाँ नीचे जो लिखा हुआ है ना, ये दिखाता है परमाणु क्रमांक को, और ये परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी प्रोटॉनों की संख्या भी नीचे जो लिखा हुआ है इसी के बराबर होगा। तो नीचे H1 है ना, 1H1 है, तो ये प्रोटॉनों की संख्या 1 हो जाएगा। और न्यूट्रॉनों के ऊपर जो लिखा रहता है ये द्रव्यमान संख्या के बराबर, ये द्रव्यमान संख्या लिखा रहता है, तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 1। और न्यूट्रॉनों की संख्या, इन द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को घटाने पे न्यूट्रॉनों की संख्या निकलती है, तो 1 में से 1 जाएगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या 0 आ जाएगा 1H1 में। और ड्यूटेरियम 1H2 होता है जिसमें ऊपर द्रव्यमान संख्या 2 है और प्रोटॉनों की संख्या 1 है। तो देखिए यहाँ प्रोटॉनों की संख्या दोनों में समान दिया हुआ है, यानी हाइड्रोजन में, प्रोटियम में और ड्यूटेरियम में यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 1 है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। यहाँ पे पहले में 0 है, दूसरे में 1 है। 1 क्यों है दूसरे में, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ऊपर द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटाते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकलती है। न्यूट्रॉनों की संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या 2 है। यहाँ पे ये उदाहरण से स्पष्ट हो गया ना, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो ये है समस्थानिक। और दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कार्बन का। कार्बन में 6 12, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर यहाँ पे लिखा है ना, आप 6 और कार्बन 12 ऐसे भी लिख सकते हैं और 6 इधर भी लिख सकते हैं, दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। तो 6 कार्बन 12 दिया हुआ है, यानी प्रोटॉनों की संख्या 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 में से 6 जा 6, द्रव्यमान संख्या 12। और दूसरे वाले कार्बन में 6 कार्बन 13, यानी प्रोटॉनों की संख्या नीचे वाला के बराबर होगा हमेशा, तो 6 ही रहेगा। और न्यूट्रॉनों की संख्या 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। और न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या, यानी जो द्रव्यमान संख्या 13 जो ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए कार्बन में भी न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो गई, पहले वाले में 6 न्यूट्रॉन, दूसरे वाले में 7 न्यूट्रॉन। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा समस्थानिक का। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, जो कि लघु उत्तरी का पहला प्रश्न है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? उत्तर हेडिंग लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसमें लिखा है भौतिकी का एक आधारभूत नियम है जो कहता है कि किसी बंद निकाय की कुल ऊर्जा समय के साथ हमेशा स्थिर रहती है। इसका अर्थ है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। यहाँ पे यानी ऊर्जा नियत रहती है किसी बंद निकाय में, उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे नीचे दिया हुआ है, इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम के कुछ महत्वपूर्ण पहलू, जिसमें पहला दिया है, यह नियम केवल बंद निकायों पर लागू होता है। एक खुले निकाय में ऊर्जा निकाय में प्रवेश निकास कर सकती है जिससे कुल ऊर्जा बदल सकती है। इसी में दिया है ऊर्जा संरक्षण का नियम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, यानी AB बराबर Q माइनस W। यहाँ AB दिखा रहा है किसको, निकाय की कुल ऊर्जा में परिवर्तन को, और Q निकाय में प्रवेश करने वाली ऊष्मा, और W निकाय द्वारा किए गए कार्य। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, ज्वालामुखी क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे ज्वालामुखी पृथ्वी की पपड़ी में एक छेद या दरार होता है जिससे पिघला हुआ लावा, राख, गैसें और चट्टान के टुकड़े बाहर निकलते हैं। यह पिघला हुआ लावा पृथ्वी के अंदर गहराई में स्थित मैग्मा कहलाता है। जब मैग्मा ज्वालामुखी से बाहर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं। और ज्वालामुखी के प्रकार पूछा था, तो ज्वालामुखी के लिखेंगे प्रकार। इसमें 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी। इसमें सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ये ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोटित हुए हैं या भविष्य में विस्फोटित होने की संभावना है। और दूसरा है सुप्त ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी हजारों या लाखों वर्षों से
निष्क्रिय हैं, लेकिन भविष्य में विस्फोट होने की संभावना है, यानी कभी भी ये विस्फोट हो सकते हैं, जिसी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तीसरा है विलुप्त ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी लाखों वर्षों से निष्क्रिय हैं और भविष्य में विस्फोट होने की संभावना नहीं है, यानी ये विलुप्त हो गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न इसी में पूछा था कि ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी के प्रकार और ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव। तो हेडिंग लिखेंगे ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव। इसमें पहला लिखेंगे विस्फोट से निकलने वाला लावा, राख और गैसों से जान माल का नुकसान हो सकता है। और दूसरा, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली राख और गैसें वायु प्रदूषण का कारण बन सकती हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तो ये मानव जीवन पे प्रभाव हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 14, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर लिखेंगे इसका उत्क्रमणीय परिवर्तन, वे परिवर्तन जिनके, यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं आप उत्क्रमणीय परिवर्तन, इसमें हेडिंग करना मैं इसको डार्क करना भूल गया हूँ। वे परिवर्तन जिनके विपरीत परिवर्तन भी संभव होते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में बर्फ का पिघलना, पानी से भाप बनना और कागज को मोड़ना, यानी विपरीत परिवर्तन भी संभव है। इसका अर्थ है जैसे बर्फ का जब पिघल गया उसको पुनः बर्फ के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, तो इसी को ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। पानी से भाप का बनना, उसको स्टीम को फिर से पुनः पानी के रूप में ठंडा करके पानी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, तो ये भी अपनी स्थिति में आ सकता है। और कागज़ को मोड़ देते हैं तो फिर उसको सीधा कर सकते हैं, यानी अपनी स्थिति में आ सकते हैं, उसको उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जो अपने स्थिति में नहीं आ सकते उसको अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो नीचे दिया हुआ है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, वे परिवर्तन जिनके विपरीत परिवर्तन संभव नहीं होते अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि हम किसी वस्तु को उसके मूल रूप में वापस नहीं ला सकते तो वह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय कहलाता है। इसी को रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जो अपनी स्थिति में आ जाता है। उदाहरण के लिए लकड़ी का जलना, जब लकड़ी जल के राख हो जाएगा या फिर कोयला में परिवर्तित हो जाएगा, उसको पुनः लकड़ी के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। भोजन का पकना, पका हुआ भोजन भी पुनः सब्जी के रूप में रॉ मटेरियल में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। कागज़ का जलना, लोहे का जंग लगना, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 15, अम्ल वर्षा किन दो ऑक्साइडों के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती है। उत्तर, अम्लीय वर्षा एक रासायनिक प्रक्रिया के कारण होती है, जो तब शुरू होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिक हवा में छोड़े जाते हैं। ये पदार्थ वायुमंडल में बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, जहां वे पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करते हैं और अधिक अम्लीय प्रदूषक बनाते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा के रूप में जाना जाता है। इसी में दिया हुआ है नीचे, अम्ल वर्षा पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होती है। यह जलीय जीवन, वनस्पतियों और मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है, इमारतों और मूर्तियों को भी क्षति पहुंचाता है। इसके बाद अगला प्रश्न के 16, कंकाल तंत्र के कार्य लिखिए। उत्तर, कंकाल तंत्र के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, कंकाल तंत्र का कार्य शरीर को आकृति देना, सहारा प्रदान करना, चलने फिरने में योगदान देना और कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना आदि है। दूसरा है, यह हमारे शरीर को एक निश्चित आकार और रूप देता है। तीसरा, यह मांसपेशियों को जोड़ने और उन्हें गति प्रदान के लिए मदद करता है। और चौथा दिया है, कंकाल तंत्र हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे कि मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और यकृत को सुरक्षा प्रदान करता है। और पांचवा है, कंकाल तंत्र मांसपेशियों के साथ मिलकर शरीर को गति प्रदान करता है। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 17, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण एवं रोकने के उपायों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत हवा और पानी के प्रभाव से बह जाती है। यह एक गंभीर समस्या है जो कृषि, पर्यावरण और मानव जीवन को नुकसान पहुंचाती है। और इसमें दिया हुआ है मृदा अपरदन के कारण, यानी मृदा जो अपरदन है, ऊपरी परत जो हट जाती है, किस कारण हटती है। इसका पहला कारण है वृक्षों का अविवेकपूर्ण कटाव, यानी वृक्षों के कटाव से। दूसरा है वानस्पतिक फैलाव का घटना, यानी वनस्पतियों का जो फैलाव हो रहा है, यानी जो वनस्पति भूमि पे नहीं हो रहा है, जिससे कि मिट्टी का कटाव हो जाता है। तीसरा है वनों में आग लगना। चौथा है सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियां अपनाना। और मृदा अपरदन के रोकने के उपाय भी बताना था, तो यहाँ पे लिखेंगे मृदा अपरदन के रोकने के उपाय। कैसे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पहला है वन संरक्षण, यानी वनों का संरक्षण करके भूमि जो वृक्षों का कटाव पे रोक लगाकर। दूसरा है वृक्षारोपण, नए वृक्ष लगाकर। तीसरा है बांध बनाकर। और चौथा है बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ में जो कमी करके
मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नीचे लिखा है मृदा अपरदन को रोकना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, पर्यावरण को बचाने और मानव जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 18, तंत्रिका उत्तक का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्य के बारे में लिखिए। यानी इनके कार्य भी लिखना है, नामांकित चित्र बनाना है। तो नामांकित चित्र नीचे दिया हुआ है, इसको आप तैयार कर लेंगे। न्यूरॉन्स के तंत्रिका जो उत्तक होते हैं न्यूरॉन्स कहलाते हैं। न्यूरॉन्स का फिगर दिया हुआ है और ऐसे होता है। इसमें बीच में जो ये गाल्जी काय होता है, बीच में केंद्रक होता है, इसको ध्रुमिका कहते हैं। जो ये पतला वाला जो गया हुआ है इसको तंत्रिका कक्ष कहते हैं और तंत्रिका का सिरा इसे कहते हैं। इसको आप 1-2 बार बनाएंगे तो ये आपको तैयार हो जाएगा। और उसके बाद पूछा हुआ था इसमें तंत्रिका उत्तक के कार्य, तो नीचे हेडिंग लिखेंगे तंत्रिका उत्तक के कार्य, जिसमें पहला कार्य है शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका उत्तक की प्रमुख विशेषता है। दूसरा, तंत्रिका उत्तक यानी न्यूरस टिश्यूज संवेदना यानी स्टिमुलस को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है, यानी ये सूचना का कार्य करती हैं। और तीसरा है तंत्रिका उत्तक शरीर के विभिन्न भागों में सूचनाओं को संचारित करने का कार्य करती है। वही चीज़ लिखा है संवेदना में भेजो या फिर वही उसको सूचना ही तो कहेंगे, तो ये हो जाएगा। और चौथा है तंत्रिका उत्तक शरीर की विभिन्न प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि मांसपेशियों की गति, हृदय गति आदि। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस क्लास के PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के लिए, लेट्स लर्न शिक्षा 1। जब सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पे ऊपर जाके तो चैनल दिखाई देगा जिस पे ऐसा DP लगा हुआ है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको सारे सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको राजन सीरीज पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर का, तो उसका भी नीचे सभी सब्जेक्ट के राजन सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।